Hello everyone. Yes, hello. Yes, everyone waiting for this. We are just going to start with the crash course. Hello Manya, hello Pratik. Yes, today we have to be at our toes because lot many things to revise in this chapter. Life process is a very lengthy chapter and we have to revise a lot. And therefore in this case, here I have to sum up many things in a very short period of time. So are you all ready for this? Because we have got hardly, it's a crash course, so we have to be really very fast. We are just going to revise everything related to the chapter life processes. So shall we start? So shall we start? Say yes. Yes, hello Gargi. Now here I am going to start with this, but before that a reminder call for everyone, the one who is joining here. Whatever you are going to see here, you will see it even on the eCareerPoint app, and which you can download from the Google Play Store, and everything will be available over there also. और इस NTSE में जो भी चीज़ें हैं वो आपको ई करियर पॉइंट के थ्रू भी देख सकते हैं. 1 minute. So here, yes, so I'm just continuing with this, reminding you here we have a course on this eCareerPoint app, that is NTSE course. You might be knowing about this. We have started with this. And here we have many tests being conducted, many test papers are there, and at a very minimal cost of $299. So here in this case we have a very minimal amount on this, and you can get it from eCareerPoint app. How you are going to get it, I will tell you. जैसे ही आप eCareerPoint ऐप को गूगल आउट करेंगे और खोल के आप उसको डाउनलोड करेंगे, तब आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह का सेक्शन आएगा और वहाँ आएंगे कोर्सेज. और जब ये कोर्सेज आएंगे तो इस कोर्सेज में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का क्रैश कोर्स का दिखेगा, 10th NTSE क्रैश कोर्स. और इसमें आप जाएंगे तो देख सकते हैं ये हमारे फीचर्स हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं. जैसे कि हम लोग आपके लिए क्लासेस लेने वाले हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री है. हम बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, मेंटी क्विजेस कराएंगे, वो आपके लिए फ्री है. हेलो सक्षम, हेलो, वेलकम टू दिस सेशंस. आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस NTSE. ठीक है, और इसमें बहुत मिनिमल प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल सकती है. एंड हियर यू कैन ऑप्ट फॉर इट. इट इज जस्ट फॉर 299 rupees. Right? So I have reminded you, please do like, share and subscribe our YouTube channel here. And now I am going to begin with our lecture of life processes. आज हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, आप लोग फटाफट से देखते जाइएगा. हम रिकैप करने वाले हैं. गुड इवनिंग दिशा. सो वी आर जस्ट गोइंग टू बी एट आवर फेज. ठीक है, लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं. आज मैंने जो लाइफ प्रोसेस के 2 प्रोसेसेस लिए हैं, एक है न्यूट्रिशन और दूसरा है रेस्पिरेशन, और बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो टू बिगिन विथ, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? गुड इवनिंग. ओके, सो हियर लाइफ प्रोसेस का मतलब है वो बेसिक फंक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है एंड विच कीप्स अस surviving. This is the basic functions that is taking place in all the living organism which helps us to survive and exist on earth. अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बट मेनली हमारे इस चैप्टर में हमने 4 प्रोसेसेस पे ध्यान दिया है. वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट 4 प्रोसेसेस विच इज प्रेजेंट इन दिस चैप्टर, एंड दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो हम लोग यहाँ पे ये सारे सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और यहाँ पे है ट्रांसपोर्टेशन.
ठीक है, सो हम ये सिस्टम्स देखने वाले हैं. सो आई एम बिगनिंग विथ द न्यूट्रिशन पार्ट विच इज द टुडेज फर्स्ट टॉपिक. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. थोड़ा सा हमें फास्टन अप करना पड़ेगा. यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन के साथ. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, taking in of nutrients and its utilization is known as nutrition. हम जो भी फूड लेते हैं उसमें बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेस से. और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हम इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी उनको यूटिलाइज करती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. ठीक है, सो अब न्यूट्रिशन हमें समझ में आ गया. सो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, और वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये तो हमने पढ़ रखा है, राइट? इज इट न्यू फॉर अस? इज इट न्यू फॉर अस? नो, वी हैड बीन स्टडिंग अबाउट ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक फ्रॉम आवर लोअर क्लासेस. सबको पता है ऑटोट्रॉफिक यानी कि द वन विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. एग्जाम्पल क्या हो गए? प्लांट्स, राइट? और अगर हम एनिमल्स की बात करें, दे आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, और उनको हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफ्स हो गए वो, और उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द वन विच डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड आर हेटेरोट्रॉफ, and the type of nutrition is known as heterotrophic nutrition. So yes, auto and hetero, correct. So one can prepare their food, the one cannot prepare their food. हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम 3 टाइप का उनका फर्दर पढ़ेंगे. हेटेरोट्रॉफिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक एंड पैरासाइटिक, जिसको हम डिटेल में देखेंगे विद द एग्जांपल्स व्हेन वी विल बी डीलिंग विद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ autotrophic nutrition. See, here when you're talking about Euglena, Euglena comes under a kingdom Protista. ठीक है, हमने 9th में kingdoms पढ़े थे, Monera, Protista, Fungi, Animal and Plantae. And Euglena is a Protestant unicellular eukaryotic organism who can perform photosynthesis. At the same time, they can also derive the food from others. ठीक है, so I hope that makes you clear. It is a protestan, comes under a kingdom Protista. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में. वेरी क्लियर डेफिनेशन, आई नो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. इट इज द हियर द न्यूट्रिशन इन विच the organisms can prepare their own food. They can prepare their own food. What do they use? They use carbon dioxide, then they use water, and in the presence of sunlight, and they also require chlorophyll, and these things helps in the preparation of food. तो जो raw material है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मिलके बनाएंगे ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, और रिलीज होगा ऑक्सीजन. तो यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आ जाती है. सो ऑटोट्रॉफिक nutrition is the process where organisms prepare their food by the process of photosynthesis. So here photosynthesis is the process by which the green plants can prepare their food. और यहाँ पे वो यूटिलाइज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उनको 2 और एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है. एक है सनलाइट और दूसरा है क्लोरोफिल. So this was about this. और जो organisms autotrophic nutrition करते हैं उनको हम autotrophs कहते हैं. So they are autotrophs. Now we come across the term photosynthesis because this is the process by which the food is prepared. अब
यहाँ पे क्या क्या यूटिलाइज होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, द गैस दैट दे नीड, ओके, दैट दे टेक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा. Then they take water from the roots, their roots absorbs the water from the soil, and what is else needed in the presence of sunlight and chlorophyll, and this process is known as photosynthesis. So photosynthesis is associated with autotrophic nutrition. I hope it is understood. I hope it is understood. So here simply a photosynthesis is taking place और बहुत simple चीज़ों की ज़रूरत है. So let's see an equation. This is a very important equation which you should remember. Carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll क्या बनाते हैं? शुगर. शुगर में भी कौन सा? ग्लूकोज. वो ग्लूकोज बनाते हैं और उसके साथ कौन सी गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन. और यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है ये धीरे धीरे स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च सो दैट द प्लांट्स कैन रीयूज इट. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? ग्लूकोज. सो हियर इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस, क्या यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में और क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं. इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं एज वी आर टारगेटिंग टू NTSE. तो टाइम टू टाइम मैं आपको टॉपिक वाइज बताती रहूंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. आज और कल में हम इस चैप्टर को समराइज कर देंगे एंड होपफुली नेक्स्ट 3 लेक्चर्स हम लेने वाले हैं. सो थर्ड लेक्चर में जब कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, सो वी विल बी सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद द चैप्टर. ठीक है. सो यहाँ पे हेलो. सो हियर वी आर जस्ट seeing all the things and time to time I will tell you कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस NTSE में आ सकते हैं. तो अभी हमने फोटोसिंथेसिस में क्या देखा, क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं. सनलाइट, यस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द फूड प्रिपरेशन इज टेकिंग प्लेस, वो भी हम रोल देखेंगे सनलाइट का. Chlorophyll, yes, it's a pigment present in the thylakoids of chloroplast. आप ये देख सकते हैं एक सेक्शन है. This is a chloroplast, a type of green plastid. ये green plastid है. इसमें आप देखेंगे ये जो coin like structures हैं, ये एक coin को हम कहते हैं thylakoid, right? इसके अंदर होते हैं chlorophyll pigment present. ये group of this when the thylakoids are stacked one above the other, ये जब एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं तो ये बनाते हैं ग्रैनम. ठीक है. ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जब हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में देखेंगे वहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. तब हम आएंगे इन टर्म्स में वापस से थाइलाकॉइड्स में और आएंगे हम स्ट्रोमा में. ये जो थाइलाकॉइड्स हैं ये एक के ऊपर एक स्टैक होके ग्रैनम बना रहे हैं. ऐसे बहुत सारे ग्रैना हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर और इनके बीच के अंदर जो फ्लूइड है, द मैट्रिक्स प्रेजेंट इज नोन एज स्ट्रोमा. सो मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा. एंड दीज टू आर रियली इम्पॉर्टेंट. और जब हम फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को देखेंगे तब हम आएंगे इस थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा के बारे में फिर से देखेंगे कि किस पोर्शन में लाइट रिएक्शन हो रहा है, किस पोर्शन में डार्क रिएक्शन हो रहा है. ठीक है. सो ये थाइलाकॉइड और ये स्ट्रोमा और ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर प्लीज़ रिकॉल करिएगा. हम इसके बाद ही हम लोग फोटोसिंथेसिस को डिटेल में देखने वाले हैं. राइट. Yes, your message is clear. I am able to read everything. Okay. Yes, side products water भी है, बैलेंसिंग में हो जाता है दोनों तरफ इक्वेशन में. सो मेनली बाई प्रोडक्ट्स जो निकले, जो मेन हुए वो हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज. वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस. तो यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो वाटर मॉलिक्यूल में वहाँ फॉर्म हो जाता है. ठीक है. सो यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन इज द मेन प्रोडक्ट्स. फाइन. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं. येस, आई कैन सी योर मैसेजेस क्लियरली. एंड अब यहाँ पे वाटर की भी ज़रूरत हो गई. वाटर इट टेक्स फ्रॉम द सॉइल. और जो हमारा फोर्थ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. अब
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट किस स्ट्रक्चर से लेगा, यहाँ पे लीव्स में, प्लांट के लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दे कंटेन पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, और उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। बहुत सारे होते हैं स्टोमेटा, सिंगुलर इज स्टोमा, और बहुत सारे हैं तो स्टोमेटा। हियर दे लुक लाइक दिस, और यहाँ पे दो किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, वी कॉल देम एज गार्ड सेल्स। तो ये दो गार्ड सेल्स हैं एंड दे हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और स्टोमेटा हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे और स्टोमेटा हम रेस्पिरेशन में भी पढ़ेंगे, तो हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन हो जाते हैं, ठीक है। सो ये फायदा हमें यहाँ पे है, स्टोमेटा हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, स्टोमेटा हम इसमें भी पढ़ेंगे, स्टोमेटा हम 9th में भी पढ़ते हैं। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज प्रेजेंट एट द वेरियस वेज, तो हम उनको वहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। सो अब हम आ रहे हैं, ये हमारे 4 एसेंशियल चीज़ें हो गई जो हमें फोटोसिंथेसिस में चाहिए। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस की 3 मेन स्टेप्स में, जिनको हम जनरलाइज करके बोल सकते हैं। फिर हम डिटेल में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, ठीक है। सो इसमें 3 मेन स्टेप्स हो गए। सबसे पहला जो सनलाइट है, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, और जब क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाएगा उसके बाद होगी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो जाएगी और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, और ये जो हमारा हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन आगे की प्रोसेस में काम आएगा। और जो लास्ट स्टेप हमारा बनता है वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आगे जाके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। तो ये हमने शॉर्ट में सम अप किया है, लेकिन अब हम चलेंगे इसके डिटेल्ड फॉर्म में कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। सो फोटोसिंथेसिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन है, इट इज लाइट डिपेंडेंट, यानी कि ये तब होगा जब इसको सनलाइट मिलेगी। सो यहाँ पे पूरे फोटोसिंथेसिस को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। एक लाइट डिपेंडेंट है, यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत है, और इस प्रोसेस में होगा वाटर की स्प्लिटिंग। सो यहाँ पे वाटर विल स्प्लिट अप एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस में 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे ATP और एक है NADPH, और ये प्रोडक्ट्स आगे जाके काम आएंगे हमारे डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है? द वन विच डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइट, ये कभी भी हो सकता है, बट इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो ये इस डार्क रिएक्शन में बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनने के लिए ये यूटिलाइज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ATP और NADPH, और इस एनर्जी को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनता है। इट्स अ मॉलिक्यूल विच टेक्स प्लेस इन मेनी केमिकल रिएक्शन, और जब इसमें से हाइड्रोजन स्प्लिट अप होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। हेलो, लिटिल लेट, कीप जॉइनिंग। सो अभी हम देख लेंगे यहाँ पे ये हमारा लाइट रिएक्शन है, हम वहाँ पे NADPH भी देख लेंगे। ये लाइट रिएक्शन को हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। ये लाइट डिपेंडेंट होता है, इसमें लाइट की ज़रूरत होती है, और ये कौन से पार्ट में होता है? ये होता है थाइलाकॉइड्स में। जैसे मैंने कहा था, थाइलाकॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। यहाँ पे क्लोरोफिल है, और ये क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट में हेल्प करेगा। सो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द thylakoid of grana. Yeah, I'll let you know. Wait, I'll let you know about NADPH full form. 1 minute. अभी मैं आ रही हूँ NADPH पे, तो मैं आपको बता दूंगी फुल फॉर्म। सबसे पहला स्टेप था एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल।
ठीक है। सो यहाँ पे वो स्टेप हो रहा है, द क्लोरोफिल गेट्स एक्साइटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे फोटो एक्साइटेशन हुआ। अब जैसे ही फोटो एक्साइटेशन हुआ, वाटर स्प्लिटिंग हो गई और यहाँ पे रिलीज हुआ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयन, आपने NADP पूछा है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका ये फुल फॉर्म है और ये उसका रेड्यूस्ड फॉर्म है। दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, दिस इज द रेड्यूस्ड फॉर्म। जैसे आपने देखा होगा ATP इज एन एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमें एनर्जी कैसे देगा, ADP प्लस PI स्प्लिट होके यहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है, ये वापस दोनों ज्वाइन होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, वापस ATP बनेगा, तो ये चलता रहता है। वैसे ही जैसे यहाँ पे ये साइकिल चलती है, वैसे ही NADP पे चलती है। इस स्टेज पे NADPH बन रहा है, ओके। यहाँ पे ये जो NADPH2 है ये आगे जाके ग्लूकोज बनाने में काम आएगा, तो वो वापस स्प्लिट अप हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा, तो वापस से ये आ जाएगा, हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड, NADP विल बी फॉर्म, फिर NADP लाइट रिएक्शन में NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये साइकिल चलती रहती है, जैसे ATP में चलती है वैसे ही NADPH2 में भी चलती रहेगी। तो यहाँ पे फॉर्म होगा और डार्क रिएक्शन में इसका यूटिलाइजेशन होगा फॉर द ग्लूकोज फॉर्मेशन, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा NADPH बना और ATP भी बना, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ATP ऑल्सो। और यहाँ पे क्योंकि ATP बन रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, बिकॉज हियर द ATP इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अभी हमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या मिले, NADPH2 प्लस ATP, और ये दोनों किस में काम आने वाले हैं, डार्क रिएक्शन में। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो गया। अब सिर्फ बचा है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बनाने के लिए, जो कि होगा हमारा डार्क रिएक्शन में। तो ये होता है डार्क रिएक्शन में, इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। अब ये कहाँ पर होगा, इट इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा। तो यानी कि स्ट्रोमा भी इम्पॉर्टेंट है, थाइलाकॉइड्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब स्ट्रोमा में जो ये ATP और NADPH2 है वो गए। अब यहाँ पे 3 स्टेप फिर से हैं, सबसे पहला है जो CO2 है उसको, वहाँ पे एक साइकिल है एंड देयर इज अ सब्सटेंस प्रोडक्ट है जो CO2 एक्सेप्टर है। अब यहाँ पे 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, एक कैटेगरी होती है C3 की, एक कैटेगरी होती है C4 की। अब C3 किस बेसिस पे बोला जा रहा है, C4 किस बेसिस पे बोला जा रहा है, इस बेसिस पे बोला जा रहा है कि जो एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो उसको एक्सेप्ट करके पहला प्रोडक्ट क्या बनाता है। अब यहाँ पे C3 में जो पहला प्रोडक्ट बना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हम इन प्लांट्स को हम C3 कहते हैं। तो पहला प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में PGA कहते हैं। PGA कैसे बन रहा है, जब RUBP CO2 के साथ कंबाइन होता है। अब ये RUBP क्या है, इट इज राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये एक ऑलरेडी प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में, दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके जो पहला प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा 3 कार्बन कंपाउंड, और उन प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स बोलते हैं। और कुछ प्लांट्स में यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 4 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और यहाँ पे जो कार्बन एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो अलग है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे हमें बस ये 2 कैटेगरीज हो गई, C3 प्लांट की, C4 प्लांट की, और इन दोनों में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर हैं वो अलग अलग हैं। C3 में है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट RUBP,
जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जो पहला प्रोडक्ट बनाते हैं वो बनाते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये पहला प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट हो रहा है इसलिए हमने इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन बोला। और C4 में है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और पहला 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में OAA भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं इन 2 एंजाइम्स की हेल्प से। तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बने PGA या OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो दोनों आगे जाके ग्लूकोज बनाएंगे और वो होगा सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज में, और 3rd लेवल पे वापस फॉर्मेशन हो जाएगा RUBP का। तो ये एक साइकिल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइकिल। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट कम्स बैक, और RUBP फिर से फ्री है CO2 को लेने के लिए। तो ये साइकिल चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है। तो हमारा जो ATP और NADPH2 बना वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द लाइट रिएक्शन, बट इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द लाइट, ठीक है। अब कुछ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स पूछे नहीं जाते, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें यूटिलाइज होती हैं उस पे NTSE पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट्स लिए हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे इस तरह के मैंने 3 एक्सपेरिमेंट्स लिए हैं, और अगर हम एक समझ जाते हैं तो बाकी 2 भी हम समझ जाएंगे। इसमें यहाँ पे हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हमें एक स्पेशल लीफ लेनी होगी जिसको हम कहते हैं वेरीगेटेड लीफ, यानी कि मनी प्लांट फॉर एग्जाम्पल, हाफ ग्रीन एंड हाफ वाइट। ग्रीन पोर्शन में क्लोरोफिल है, वाइट पोर्शन में क्लोरोफिल नहीं है। हमने एक ऐसा प्लांट लिया, उसको हमने 3 दिन तक डार्क रूम में रखा ताकि उसके अंदर कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं हो, और फिर हमने उसको सनलाइट में रखा फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने उसको 6 आवर्स रखा, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। हमने उसकी एक लीफ प्लग की, अल्कोहल में डाला। अब अल्कोहल में क्यों डाला? सो दैट उसका जो क्लोरोफिल है वो निकल आए और लीफ पूरी वाइट हो जाए, ताकि हम उसमें जो कलर अपीयर होगा वो हम क्लियरली विजिबल होके देख सके। सो हियर द लीफ इज बॉइल्ड इन द अल्कोहल। नाउ दिस लीफ इज वॉश्ड, और आपको ये मालूम है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए हम कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं? आयोडीन सोल्यूशन। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, विच सोल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? आयोडीन सोल्यूशन। और जब हमने वो आयोडीन सोल्यूशन इस लीफ पे डाला तो वो पोर्शन ब्लू ब्लैक हो जाएगा जहाँ पे स्टार्च है, और वो पोर्शन जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है वहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। और इस तरह की हमें लीफ मिलेगी जहाँ पे ये ग्रीन पोर्शन था तो यहाँ ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो गया और बाकी पोर्शन में कोई चेंज नहीं आया। सो दिस प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आयोडीन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अल्कोहल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं, सेम है बट यहाँ पे हमें प्रूफ करना है सनलाइट इज नेसेसरी। तो इसके लिए हम किस तरह की लीफ को लेंगे? हम एक प्लांट लेंगे और उसके कुछ पोर्शन को कवर कर देंगे ताकि वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचे। सनलाइट सिर्फ ऊपर पहुँच रही है, नीचे पहुँच रही है, यहाँ नहीं पहुँच रही। सेम एक्सपेरिमेंट, हमने उस प्लांट को 3 दिन तक डार्क में रखा, फिर उसको वहाँ से निकाला, उसके एक लीफ के पोर्शन को कवर कर दिया ताकि उस पर सनलाइट ना पड़े, और फिर हमने इस प्लांट को सनलाइट में रख दिया। ठीक है। Alcohol, why the alcohol is being used in such an experiment? So that it can remove all the chlorophyll, so that we can see the blue black color in the presence of iodine solution. ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लीफ है वापस से वही अल्कोहल और वही आयोडीन सोल्यूशन, तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा ऊपर और नीचे, और बीच में कोई ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं होगा, विच सेज दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ पे NTSE को भी टारगेट कर रहे हैं और CBSE को भी कर रहे हैं।
ठीक है, अब ये इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे कैसे प्रूफ करें, हमने फिर से 2 प्लांट्स लिए और एक प्लांट में हमें इस तरह से अरेंजमेंट करनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ना रहे, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, विच केमिकल इज यूज टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हियर, तो KOH विल बी द आंसर, इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट लिया है। सो KOH रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सारे स्टेप्स सेम होंगे, सनलाइट में होंगे, इनकी एक एक लीफ ली जाएगी, अल्कोहल में बॉईल किया जाएगा, आयोडीन सोल्यूशन यूटिलाइज किया जाएगा और इसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, यहाँ कोई ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं होगा और इसमें होगा। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि द वन हु डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फूड, और इसके हो गए हमारे 3 कैटेगरीज। होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, द वन हु फीड्स ऑन सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड, और यहाँ पे डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, और इसके हम 2 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, अमीबा और ह्यूमन बींग्स। सैप्रोफाइट्स आर द वन व्हिच feeds on dead and decaying matter, bacteria, fungi, these are the examples of saprophytes। और थर्ड हो गया हमारा parasites, the organism who lives on the body और inside the body of other organism, यानी कि host पे, और वो अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए फ्लाइज, लाइज, कस्क्यूटा इन द केस ऑफ प्लांट। ठीक है, ये तो आपको पता था। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स पे आ जाते हैं, चाहे हम अमीबा पढ़ें चाहे हम ह्यूमन बींग्स पढ़ें, हम ये 5 मेजर स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। इंजेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ फूड। सेकेंड स्टेप क्या होगा, digestion। what do you mean by digestion, the complex molecule is broken down into simpler form, और उसको हम digestion कहते हैं। हमारी बॉडी सिंपल फॉर्म को यूटिलाइज कर सकती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को नहीं, तो डाइजेशन की ज़रूरत है। जब डाइजेशन हो जाता है तो इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। जब वो बॉडी पार्ट्स के पास चले गए, सेल के अंदर चले गए, देन इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड। जब उसकी यूटिलाइजेशन हो जाएगी फॉर मे बी एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर ग्रोथ, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, तो हम एसिमिलेशन कहते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसको इजेक्ट आउट करते हैं बॉडी से, तो उसको हम इजेशन कहते हैं। तो ये हमारे 5 स्टेप्स हो गए। अब इसको हम देखने वाले हैं अमीबा में। जब हम अमीबा की बात करते हैं, अमीबा में जो फूड इंजेशन होगा वो किससे होगा, excretion is the process of removal of waste. It can be in a liquid form, it can be in a gaseous form, it can be a solid form. Egestion is a part of digestive system where the egestion of undigested food takes place. जबकि excretion में किडनी है जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करती है, लंग्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, स्किन है जो स्वेट, स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड है वो स्वेट को रिलीज करती है, जिसमें सॉल्ट होता है, वाटर होता है या फिर कोई ऑयल होता है जो सेबेशियस ग्लैंड से होता है. सो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. अब हम आते हैं अमीबा में. अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है, वो फूड को गैदर करेगा सूडोपोडिया से. सो दे कैप्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. सूडोपोडिया से जैसे ही फूड अंदर गया इट फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर होगा डाइजेशन. इस पे क्वेश्चन आता है, वेयर डज द डाइजेशन इन द अमीबा टेक्स प्लेस? इनसाइड द फूड वैक्यूल. और फूड वैक्यूल के बाद जो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड वैक्यूल, इट गोज टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द अमीबा, वहाँ वो यूटिलाइज भी होता है. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. लेट मी शो यू इन दिस. फूड सूडोपोडिया इंजेशन हो गया, फूड वैक्यूल बन गया, उसके अंदर डाइजेशन हो गया, हमारे 5 स्टेप्स जो अभी हमने पढ़े. उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि डाइजेस्टेड फूड इज मूविंग इनटू द साइटोप्लाज्म, सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द पार्ट्स.
यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो गया उस डाइजेस्टेड फूड का, और जो बाकी बच गया इस फूड वैक्यूल के अंदर यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड, उसको थ्रो आउट कर दिया गया। हियर दिस इज इजेशन। अब हम आ जाते हैं यस एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, टेकिंग इन ऑफ फूड। ठीक है, अब हम आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसमें आप ये लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एंड इट इज 9 meters लॉन्ग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड इट एंड्स अप एट एनस, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स भी होते हैं जिनको हम एक एक करके फटाफट से पढ़ने वाले हैं। यस यस, फैगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग द फूड। एलिमेंट्री कैनाल पे हम आ चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल पे क्या क्या पार्ट्स हैं? स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ के अंदर होती है बकल कैविटी, उसके बाद होगा फेरिंग्स का छोटा सा पार्ट, फिर रहेगी लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नोन एज ईसोफेगस, इनको हम एक एक करके भी देखेंगे। स्टमक, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। उसके बाद आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें होगा डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन जो कि डिवाइडेड है सीकम, कोलोन और रेक्टम में, और फाइनली है एनस। तो ये सारे हमारे पार्ट्स हो गए एलिमेंट्री कैनाल में, और इनके साथ साथ इनमें होंगे ग्लैंड्स भी। तो एक एक करके फटाफट से देखते हैं इनको हम। मुझे आपके जो भी आप लिख रहे हैं मुझे दिख रहा है, आई कैन सी यू हैव रिटन एलिमेंट्री कैनाल, आई सॉ इट, सो आई कैन सी दिस। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ माउथ से। माउथ में है टीथ, टंग, ऊपर का हार्ड पोर्शन जो बोनी पार्ट है इट्स अ पैलेट, और होंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सो ये सारे माउथ के पार्ट्स हैं, टीथ, टंग, यहाँ पे पैलेट ऊपर की तरफ हो गया, और यहाँ पे माउथ इज बाउंडेड बाय द लिप्स। ठीक है, quantosomes are the here, wait, see all these questions I will take towards the end, right, because right now I am in this, फिर वापस से हम quantosome यानी कि photosynthesis में जाएंगे, so थोड़ा सा हम अभी यहाँ देख लेते हैं फिर हम उसमें आ जाएंगे, right। So here I am just moving on with the human digestive system। टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग में, एक एक करके हम देखने वाले हैं। हम सबसे पहले लेंगे टीथ को। नॉर्मली देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। यस, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इंसीजर्स आर हेल्पिंग इन कटिंग, कैनाइन्स आर हेल्पिंग इन टीयरिंग, और प्रीमोलर्स और मोलर्स जो पीछे की तरफ हैं दे हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, सो हम बाइटिंग जो करते हैं आगे के टीथ से करते हैं जो कि है इंसीजर्स। अगर हम इनके डेंटल फॉर्मूला पे जाएं तो जो चाइल्ड है उसमें होते हैं टोटल 20 टीथ, और उनमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, हाफ अपर जॉ हाफ लोअर जॉ मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ अपर जॉ में 2 इंसीजर्स हैं, एक कैनाइन है, प्रीमोलर्स नहीं है, मैं चाइल्ड की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे मोलर है 2, यानी ऊपर 5 नीचे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 20, और 2 1 2 3 आप जो लिख रहे हैं वो है एडल्ट में। यहाँ पे आ जाएंगे मोलर 3 और प्रीमोलर 2, यानी कि 2 1 2 3, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 32। यस, यू नीड टू रिमेंबर दिस डेंटल फॉर्मूला। यहाँ पे अब हम आ गए टंग पे। आपने जो टेस्ट बर्ड्स बोला था ये हो गया टेस्ट बर्ड्स, सार, बिटर, सॉल्ट एंड शुगर, सब कुछ वो टेस्ट करता है। यहाँ पे हम जो स्पीच करते हैं वो टंग की हेल्प से करते हैं। सो यहाँ पे जो स्वेलोइंग हो रही है, सलाइवा से मिक्सिंग ऑफ फूड हो रहा है, वो भी टंग की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स, और इस सलाइवरी ग्लैंड्स में है 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। एक ऊपर चीक के पास है पैरोटिड, एंड नियर टू द जॉ एट द बैक इज सबमैंडिबुलर, और जो टंग के थोड़े से नीचे हैं वो है सबलिंगुअल। सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं यहाँ पे दे प्रोड्यूसेस सलाइवा,
और सलाइवा में होता है वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि है सलाइवरी अमाइलेज. Here, 1 minute, here it goes, it is known as, so here salivary amylase, और salivary amylase को हम tyline भी कहते हैं, we call it as tyline also, and it acts on starch, यानी कि carbohydrate, and converts it into maltose. ये हमारा यहाँ पे फूड डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो सलाइवा है जो सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ये एक्ट करते हैं स्टार्च पे, और स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं मैल्टोज यानी कि शुगर में. तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है. माउथ के बाद जो फूड जा रहा है वो फेरिंक्स के थ्रू ईसोफेगस में जा रहा है. सो यू कैन सी अ फेरिंक्स and an esophagus. So esophagus is a long tubular structure और pharynx के through food push होता है. In the esophagus there is no digestion taking place, simply the passage of food is taking place with the help of peristaltic movement यानी कि contraction and relaxation of muscles. और इसकी वजह से फूड कहाँ पे चला जाएगा, फूड कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाएगा स्टमक पे. हम लैरिंग्स पे आएंगे, जब हम रेस्पिरेशन देख रहे होंगे, विल कम टू दैट, राइट. सो अब फूड कहाँ पहुँच गया हमारे स्टमक पे. स्टमक के 3 पार्ट्स थे, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, जो हम उस फ्लो चार्ट में देख चुके हैं. स्टमक जे शेप्ड का होता है और स्टमक में होता है प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट. स्टमक की जो लाइनिंग है वहाँ पे होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस. अब गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या प्रेजेंट है, HCl, उसके बाद एंजाइम, उसके बाद म्यूकस. ये मेन 3 चीजें प्रेजेंट है हमारे इस गैस्ट्रिक जूसेस में. HCl का क्यों प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंजाइम है पेप्सिन इज द एंजाइम विच एक्ट्स ऑन प्रोटीन, और वो एक्टिवेट होती है एसिडिक मीडियम में. HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करती है, सो इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक. और अगर फूड में कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो उसको भी किल करती हैं. दिस इज द रोल ऑफ HCl. What is the role of mucus? It protects the lining of the stomach from the acid. तो वो lining को burn होने नहीं देता and it protects it. अब हम आ जाते हैं main enzyme में. सलाइवरी अमाइलेज माउथ में था, स्टमक में कौन से एंजाइम होंगे, पेप्सिन, जो कि मैंने आपको बताया इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म, इट गेट्स एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और ऐसे ही इट एक्ट्स ऑन प्रोटीन. तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, उसके अलावा हियर वन मोर एंजाइम इज देयर नोन एज रेनिन. अगर आपका कोई मिल्क है तो मिल्क के अंदर ये रेनिन काम करेगा. मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है केसिन, और ये रेनिन उस पे काम करके उसके डाइजेशन में हेल्प करता है. सो केसिन इज मेकिंग पैराकेसिन एंड फाइनली इट इज डाइजेस्टेड बाय द पेप्सिन. तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम हो गए पेप्सिन और रेनिन. रेनिन एक्ट्स ऑन द मिल्क प्रोटीन, और इसके अलावा थोड़ा सा लाइपेज जरूर प्रोड्यूस होता है, लेकिन लाइपेज एक्ट्स इन एन अल्कलाइन मीडियम, और क्योंकि यहाँ मीडियम एसिडिक हो जाता है सो इट पार्शियली डाइजेस्ट द फैट. ठीक है, अब यहाँ से फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में. और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूसेस आएंगी, एक आएगा पेंक्रियास से, एक आएगा लिवर से, और एक खुद उसकी लाइनिंग में प्रोड्यूस होगा. अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं ये सारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, जो उसके 3 पार्ट्स हैं. अब हम आते हैं ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो पहला ग्लैंड है लिवर. लिवर प्रोड्यूसेस द बाइल जूस,
और ये बाइल जूस जो अभी फूड आया था स्टमक से वो एसिडिक था, तो ये मीडियम को एल्कलाइन करता है। बाइल जूस में सॉल्ट हैं जो मीडियम को एल्कलाइन करते हैं। उसके अलावा जो अभी तक हमने फैट का डाइजेशन नहीं देखा, तो सबसे पहले ये जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में डिवाइड कर देंगे, और इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये बाइल जूस टेम्पररीली स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। सो यहाँ पे ये बाइल जूस का रोल हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं पेंक्रियाज में। पेंक्रियाज में हर तरह के एंजाइम हैं, वो कार्बोहाइड्रेट पे भी काम करेंगे, प्रोटीन पे भी काम करेंगे और लिपिड्स पे भी काम करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम हैं, इनका रोल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन किस पे काम करेंगे? प्रोटीन्स पे। यहाँ पे अब अमाइलेज आ गया। सलाइवरी अमाइलेज किस पे काम कर रहे थे? स्टार्च पे। पेंक्रियाटिक अमाइलेज किस पे काम करेंगे? ये भी स्टार्च पे। तो जो बचा हुआ स्टार्च था, माउथ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, उस पे काम करेंगे। अब शुरू होता है लिपिड्स यानी कि फैट का डाइजेशन शुरू, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो है लाइपेज। लाइपेज विल एक्ट ऑन द फैट्स, और यहाँ पे उसके बाद फाइनली द कंप्लीट डाइजेशन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो फाइनली कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में। तो हमें ये याद रखना है फाइनल प्रोडक्ट, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन? अमीनो एसिड। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फैट्स? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फैट्स यानी कि लिपिड्स। ये जरूर याद रखिएगा। Yes, fats gives more energy as compared to the carbohydrates. ठीक है, अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन पे। डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द डाइजेस्टेड फूड विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विलाई। So villi is the inner folding lining of the small intestine, और इस विलाई में आप देख सकते हैं ब्लड कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करके सारी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एब्जॉर्प्शन के बाद आ जाएगा एसिमिलेशन, जो यूटिलाइजेशन होगा। अब क्या बचा हमारा बाकी का फूड, वो अब पास ऑन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। यहाँ पे मेन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस एंड स्लोली स्लोली द फूड विल गेट सेमी सॉलिड एंड देन इट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम एंड फाइनली इजेशन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एनस। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा डाइजेशन यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। मेंटी आपका होगा संडेज को। तो ये टॉपिक्स जो हम आज पढ़ रहे हैं, हम ये इसीलिए पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ये हमारा रिवीजन चल रहा है, सो दैट हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे सून आफ्टर दिस चैप्टर आई विल बी ब्रिंगिंग द क्वेश्चंस ऑन द प्रीवियस ईयर्स, तब हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज को वहां पे रिकॉल करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विथ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड वंस आई रिवाइज दिस 2 टॉपिक्स। तो आज क्वेश्चंस नहीं है, कल भी नहीं है, 2 दिन आई विल बी टेकिंग 2 days फॉर फिनिशिंग ऑफ माई लाइफ प्रोसेस। 3rd day विल बी कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर राउंड बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, सो हमारा ऐसा है, पहले पूरा रिविजन रिकैप कर ले, रिकॉल कर ले, फिर क्वेश्चन आंसर। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। और यहाँ एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये तो हमारे रेस्पिरेशन का डेफिनेशन हो गया। रेस्पिरेशन इज ऑफ
टू टाइप्स। सो पहला टाइप है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने जो फूड अभी खाया डाइजेस्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट, किसमें, ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज है हमारा, यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है पहले साइटोप्लाज्म में और वो बनाता है पायरुविक एसिड। इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। फिर ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। हम एरोबिक की बात कर रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और फाइनली जो पायरुविक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 एटीपी, जो अच्छा अमाउंट है, मोर देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। प्रोडक्ट जरूर याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी किस में हो रही है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। हाफ द पार्ट इज टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म, हाफ द पार्ट इज टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के कॉन्ट्रास्ट में है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो फूड ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ईस्ट और बैक्टीरिया कुछ एनारोबिक हैं और उनमें जब ये फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, सो यहाँ पे फूड ब्रेक डाउन हुआ, पायरुविक एसिड सेम एज एरोबिक साइटोप्लाज्म में हो रहा है, लेकिन आगे का जो पोर्शन भी होगा वो भी साइटोप्लाज्म में होगा और यहाँ पे बनेगा अल्कोहल, इथेनॉल बनेगा C2H5OH और उसके साथ रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा एनर्जी यानी कि 2 ATP। इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। कई बार हमारे अंदर भी एनारोबिक कंडीशन अराइज हो जाती है, आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, तो उस केस में हमारे अंदर जो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का वो कन्वर्ट होके लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी कम होगी और बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स होते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, why is the cramps taking place in the muscles? Due to the accumulation of lactic acid। इनके प्रोडक्ट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स जरूर याद में रखिएगा कि क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इन पे क्वेश्चन आ जाता है NTSE में। अब हम यहाँ पे देखते हैं हाउ डज द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट। बहुत सिंपल है, डिफ्यूजन से, रूट्स में सिंपल डिफ्यूजन से, एयर स्पेसेस आर देयर इन द सॉइल, उसमें एयर होती है, सो इट इजीली डिफ्यूजेस इन द रूट सेल्स और वहाँ पे इजीली एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो ये इजीली डिफ्यूजन से हो रहा है। अगर हम लीव्स और यंग स्टेम की बात करें तो हमने ऑलरेडी देख रखा है स्टोमेटा, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग होती है गार्ड सेल की हेल्प से। तो जब भी वहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग होगी, इट कैन ईजिली टेक ऑक्सीजन एंड इट कैन ईजिली गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे स्टोमेटा में दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और ओपनिंग और क्लोजिंग न्यूट्रिशन में देख लिया है। सो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग। और अगर कोई ओल्ड ट्री है तो उसमें बाक में क्रैक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिसल्स, उनसे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लें। अमीबा में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है तो उसमें जो डिफ्यूजन होगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रहा है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अर्थवर्म की बात करें तो स्किन के थ्रू हो रहा है, फिशेस की बात करें तो गिल्स के थ्रू हो रहा है, और अगर हम कुछ इंसेक्ट्स की बात करें तो उसमें ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं। बट मेन कंसर्न हमारा है ह्यूमन बीइंग से कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन किन से हो रही है। तो क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व है इसमें? नॉस्ट्रल्स जिसके थ्रू एयर अंदर जाएगी, नेजल पैसेज जो चैम्बर है जिससे एयर अंदर जा रही है, कैविटी, उसके बाद आएगा फेरिंक्स जो कि कॉमन पैसेज है एलिमेंट्री, कैनाल और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फिर आपने लिखा था वॉइस बॉक्स, आपने लिखा था वॉइस बॉक्स, तो यहाँ पे वो लैरिंग्स की बात हम अभी करेंगे जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, और फाइनली एल्वुलाई है, और लंग्स
एंड डायफ्रम, इन सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं नेजल कैविटी में। रूट्स एंड ओल्ड लीव्स का श्योरली आई विल डू इट इन द एंड दिशा, वर्बली कर दूंगी मैं स्लाइड्स में, और आपको ये सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी ई करियर पॉइंट के ऐप पे, सो यू डोंट वरी, वो मैं स्लाइड्स आपको दिखा दूंगी और लास्ट में आपको रिवाइज करा दूंगी मैं श्योरली। रूट्स का और लीव्स का मैं आपको स्टोमेटा का बता दूंगी और रूट्स का बता दूंगी, ठीक है। सो टुवर्ड्स द एंड आई विल कीप इट इन माइंड एंड आई विल रिवाइज यू द थिंग, ठीक है। सो नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में वहाँ पे म्यूकस होते हैं, हेयर होते हैं जो कि ट्रैप कर लेते हैं डस्ट को, एंड इट डज नॉट अलाउ द डस्ट एंड द अदर थिंग्स टू पास इन। तो ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है। ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे ब्रीदिंग हो रही है। अब यहाँ पे फेरिंग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरिंग्स कॉमन है एलिमेंट्री कैनाल और इसके लिए। तो ऐसी क्या चीज़ है जब फूड पास ऑन होगा फेरिंग्स से तो वो लैरिंग्स में नहीं जाके एसोफेगस में ही जाएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा फ्लैप है जो प्रोटेक्ट करता है फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि विंड पाइप पे जाने नहीं दे सकता। सो यू कैन सी अ फ्लैप ओवर हियर क्लोजिंग द ईसोफेगस, और इस फ्लैप को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एपिग्लॉटिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच डज नॉट अलाउ द फूड टू पास इनटू द विंड पाइप, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आ गया लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आ जाएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स में है वोकल कॉर्ड्स जो कि वाइब्रेट करेंगे और साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। सो लैरिंग्स आर ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। अब लैरिंग्स के बाद आएगा हमारा एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। अब यहाँ पे लैरिंग्स वॉइस बॉक्स मैंने बता दिया, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर and it is surrounded by a C-shaped cartilaginous ring, और ये cartilaginous ring around 16 to 20 होती हैं। इनका मेन रोल होता है जब भी एयर का एब्सेंस हो तो ये उसको कोलैप्स होने नहीं देता, इट स्ट्रेचेस द ट्रैकिया एंड कीप्स इट इन द पोजीशन। तो इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग डज नॉट अलाउ द ट्रैकिया टू कोलैप्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चन वाला हो गया एक, जहां जहां क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। अब हमारा आ गया ब्रोंकाई। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस नोन एज ब्रोंकाई, और वो ब्रोंकाई एंटर कर रहे हैं लंग्स के अंदर। जब ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर चले जाएंगे तो वो बाइफरकेट करके बना देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं। सो हियर ट्रैकिया मूव्स इनटू हियर, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर कर चुके हैं। फर्दर डिवीजन हो रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, और फिर और फर्दर ब्रांचिंग हो जाएगी जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट हो जाएंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एल्वुलाई। सो यहाँ पे एल्वुलाई इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जहां पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम आगे डायफ्रम। डायफ्रम दिस इज द मेम्ब्रेन विच विल प्ले इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और लंग्स तो मैंने आपको दिखाई दिए, अ पेयर ऑफ लंग्स। तो ये हमारा पाथवे हो गया, नॉस्ट्रल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली एल्वुलर सैक। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज इनहेलिंग इन ऑफ एयर एंड एक्सेलिंग आउट ऑफ एयर। हम अंदर एयर ले रहे हैं और एक्सेल आउट कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कितने स्टेप्स होते हैं? 2, इनहेलेशन, एक्सेलेशन, जिनको हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी बोलते हैं। इनहेलेशन कब होगा? जब लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे और उसमें जो एयर प्रेशर है कम होगा तो एयर विल एंटर इन। तो लंग्स कब एक्सपैंड होंगे? जब अंदर का एरिया बढ़ेगा। एरिया कैसे बढ़ेगा? जब डायफ्रम फ्लैट हो जाएगा। सो हियर द डायफ्रम विल फ्लैट और रिब्स विल मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। जब ये हो जाता है तो लंग्स विल गेट द स्पेस टू स्वेल अप
and air will enter in, उसको हम कहते हैं inhalation. So here the thoracic cavity expands, ribs move forward and upward, diaphragm becomes flattened. और exhalation यानी कि expiration में उल्टा होता है, diaphragm goes up, lungs get squeezed, ribs comes down and backward, और इसकी वजह से जैसे ये lungs compress होते हैं, air is given out. So inhaling in and giving out is exhalation and inspiration. तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी, किस तरह से inhalation होगा, exhalation होगा, आप करके भी देख सकते हैं, तो आप करके भी देख सकते हैं. अब एयर कहाँ पहुँच गई है, एल्वुलाई में. अब एल्वुलाई से कौन ट्रांसपोर्ट करेगा इसको सेल तक, ब्लड. सो हियर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस. यहाँ पे ऑक्सीजन है एल्वुलाई में, ब्लड में है हेमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और ये हेमोग्लोबिन फट से ऑक्सीजन को ले लेंगे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएंगे एंड इट विल टेक इट टू द सेल. और यहाँ पे जो ब्लड आया है सेल से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, सो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन इनटू द एल्वुलाई एंड O2 विल बी टेकन अप इनटू द ब्लड, और यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. और सेम एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा सेल्स में भी. जब यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड ने ले लिया, सेल तक पहुँच गए, वहाँ पे ऑक्सीजन सेल के अंदर जा जाएगा क्योंकि वहाँ पे होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन. CO2 अंदर बन चुका है और सेल से CO2 कहाँ आ जाएगा, ब्लड के अंदर, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलते रहेंगे बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड एंड बिटवीन ब्लड एंड सेल्स. तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं. हु इज हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ब्लड. अब यहाँ पे ब्लड में भी दो हो गए, एक यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा 97% आरबीसी से, हेमोग्लोबिन से, और बाकी का ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाएगा. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ अमाउंट डिसॉल्व फॉर्म में भी जाएगा, कुछ हेमोग्लोबिन से अटैच होके भी जाएगा, लेकिन मैक्सिमम CO2 ट्रांसफर होंगे इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, यानी कि 3 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, इन द बाइकार्बोनेट फॉर्म, या फिर बाइंडिंग विद द आरबीसीज. कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन, ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. और जब ये ऑक्सीजन सेल में पहुंच गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू, ये ब्लड ऑक्सीजन सेल के पास ले जा रही है, सेल से CO2 ब्लड में आ रही है, अब सेल के पास पहुंच गया है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन को किस में यूटिलाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं. ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन in the presence of oxygen and will form carbon dioxide and water and ATP. So यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बन चुका है, फिर ब्लड ऑक्सीजन लाके देगा, ये CO2 लेकर जाएगा. और ये क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है, इट इज टेकिंग प्लेस इन द सेल, देयरफॉर इट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है. सो हियर यहाँ पे अब आपने रूट्स और लीव्स का पूछा था, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू अगेन. प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो रूट से भी हो सकती हैं, स्टेम से भी हो सकती हैं, लीव से भी हो सकती हैं. रूट्स में होती हैं बाय द डिफ्यूजन बिटवीन द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द सेल्स ऑफ द रूट. और लीव्स में किससे होंगी, स्टोमेटा से. स्टोमेटा ओपन और क्लोज होंगे तो उस वक्त होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वो स्टोमेटा से लीव्स में हो रही हैं. और जो स्टेप है उसमें जब ओल्ड प्लांट्स हो जाते हैं, बार्क फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसमें आपने क्रैक्स देखे होंगे, उनको कहते हैं लेंटिसल्स, उनके थ्रू डिफ्यूजन हो सकता है. तो प्लांट में तीनों तरीकों से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है. सो हियर आई हैव रिवाइज्ड द न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन. जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है वो हम कल के लेक्चर में एक बार फटाफट से रिवाइज कर देंगे.
और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं, हम जब थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन आंसर लेंगे, आप मुझसे सारे डाउट्स उस दिन क्लियर कर सकते हैं. सो यू कैन कीप दोज डाउट्स राइटिंग एंड यू कैन क्लैरिफाई इट टू बी ऑन द थर्ड लेक्चर व्हेन आई विल बी रिवाइजिंग द प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल एज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो इफ एनी डाउट इज रिमेनिंग, आपने बीच में जो क्वेश्चंस पूछे, आई ट्राई टू आंसर. अगर कोई रह जाता है, सो यू कैन आस्क मी इन द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. सो टुमारो वी विल बी रिवाइजिंग transportation and excretion. I hope you have revised every topic. I hope I have covered everything with you all and you have understood the thing. Disha, so I'll whatever the things are remaining, अगर लगता है next lecture में आप मुझसे पूछ सकते हैं. So thank you very much for being with me here. And you all were there and you all were interacting with me. Thank you for the session, and all of you take care of yourself. See you again tomorrow at 5 p.m. with remaining part of life processes. So take care of yourself. Thank you and have a nice day. Yes.